हेलो गाइस, मैं शोभना सिंह आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम में। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसको देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरह। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, टीएनटी कौन सा विस्फोटक है? विच एक्सप्लोजिव इज टीएनटी, मतलब टीएनटी जो है ये कौन सा विस्फोटक है ये बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो टालविन। ठीक है, टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टालविन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको किसने इन्वेंट किया था, मतलब इसका आविष्कार किसने किया था? बिल ब्रेंट ने। ठीक है, टीएनटी का आविष्कार किसने किया था? बिल ब्रेंट ने। यानी किसने इन्वेंट किया था इसको? बिल ब्रेंट ने। तो बताइए ऑप्शंस देख के कि टीएनटी कौन सा विस्फोटक है। मैंने आपको टीएनटी के बारे में बता दिया, तो अब बताइए टीएनटी कौन सा विस्फोटक है, क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च विस्फोटक। टीएनटी कौन सा विस्फोटक है? उच्च विस्फोटक। ठीक है, और निम्न विस्फोटक क्या होता है? निम्न विस्फोटक होता है गन पाउडर। ठीक है, निम्न विस्फोटक होता है गन पाउडर। और पायरोटेक्निक, पायरोटेक्निक क्या होता है? पायरोटेक्निक जो होता है वो पटाखों में पाया जाता है, पटाखों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण अपवाद का भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय में उपबंध किया गया है? ठीक है, इन विच चैप्टर ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 द सिंपल एक्सेप्शन इज क्लोज्ड। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? भारतीय दंड संहिता 1860 जो है वो किस अध्याय में उपबंध किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्याय 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दांडिक न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय में उल्लेख है? इन विच चैप्टर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज मेंशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिस। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर ऑप्शन देख के। जो दांडिक न्यायालय और कार्यालय हैं इनके जो गठन के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय में उल्लेख है? बताइए क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्याय 2 में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार की प्रतिभूति का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज द सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। तो बताइए ऑप्शन देख के क्या होगा हमारा आंसर। हमें ये बताना है कि जो संदिग्ध व्यक्ति जो होते हैं उनसे अच्छे व्यवहार की जो प्रतिभूति होती है उसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा के अंतर्गत आया है। तो हमें धारा बतानी है, तो बताइए कौन सी धारा है, क्या होगा हमारा आंसर इसमें। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 109। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? धारा 109 के अंतर्गत। चलिए मैं और धारा के बारे में बता देती हूँ आपको। जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है धारा 108, इसमें क्या बताया है? राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति, मतलब इसमें राजद्रोहात्मक बातों को बारे में बताया गया। उसके बाद ऑप्शन सी, धारा 110, इसमें क्या बताया गया है? अभ्यासात्मक यानी कि आदतन अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है धारा 107, इसमें क्या बताया है? अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, मतलब अन्य दशाएं जो होती हैं उसमें परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, जेड जो कि एक बल सदस्य है किसी व्यक्ति को फिश प्लेट की चोरी करते समय गिरफ्तार करता है।
वह उस व्यक्ति के विरुद्ध रेल संपत्ति यानी कि विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 में कौन सी धारा के अंतर्गत जांच संचालित करेगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि कोई एक बल सदस्य है जेड, जो एक व्यक्ति को फिश प्लेट की चोरी करते समय गिरफ्तार करता है, तो वो उस व्यक्ति को किस रेल संपत्ति विरुद्ध अधिनियम 1966 मतलब किस उसके तहत उसे गिरफ्तार करेगा जो उस धारा के अंतर्गत आता है। तो Z, the person who is a member of the force, arrests a person while stealing a fish plate, he will conduct an investigation against that person under which section in the Railway Property Laws Against Possession Act 1966। तो बताइए कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा, क्या होगा हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 8। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारा आंसर, ऑप्शन ए, धारा 8। तो चलिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ, बाकी की धारा में क्या बताया गया है। जैसे कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है धारा 5, तो इसमें क्या बताया गया है, इस अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञेय ना होना। ठीक है। ऑप्शन सी, धारा 7, इसमें क्या बताया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई, मतलब जो गिरफ्तार करते हैं उसके संबंध में कार्रवाई होती है। ऑप्शन डी, धारा 6, इसमें क्या बताया गया है कि बिना वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निलंबन के दौरान बल के सदस्यों के कर्तव्य का उल्लेख रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम किस धारा में किया गया है। मतलब निलंबन के दौरान बल के सदस्यों के जो कर्तव्य है वो रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की किस धारा में बताया गया है। ड्यूरिंग सस्पेंशन आर मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट। तो बताइए ऑप्शन देख के क्या होगा हमारा आंसर, कौन सी धारा होगी जो निलंबन के दौरान बल के सदस्यों के कर्तव्य का उल्लेख करती है। बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 16। ठीक है, तो धारा 16 में क्या है कि निलंबन के समय जो बल सदस्य है उसके दायित्व, अनुशासन और दंडों के अधीन माना जाएगा, जिसके अधीन वो माना जाता है कि यदि वह कार्य पर होता है। ठीक है, और ये तो इसका आंसर हो गया। और ऑप्शन बी, धारा 15, इसमें क्या दिया हुआ है धारा 15 में कि इस अधिनियम में बल सदस्य को भारतीय रेल में कहीं पर भी भेजा जा सकता है, कहीं पर भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और 15 का क भी दिया हुआ है। 15 के क में क्या दिया हुआ है कि संघ आदि बनाने के अधिकार के संबंध में। ठीक है, फिर ऑप्शन सी, धारा 8, इसमें क्या बताया है, बल का अधीक्षण और प्रशासन, यानी कि बल का अधीक्षण जो केंद्र सरकार में निहित होगा तथा नियमानुसार पीसीएससी रेल के जीएम के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, और धारा 9, इसमें क्या बताया गया है कि बल सदस्यों को बर्खास्तगी, उनका निष्कासन आदि इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मतलब रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की जो धारा 13 है उसमें क्या बताया गया है ये बताना है हमें। सेक्शन 13 ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा हमारा आंसर। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 13 जो है उससे किस चीज़ से वो संबंधित है। चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए जल्दी क्या होगा हमारा आंसर, क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वारंट के बिना खोज करने की शक्ति, यानी कि वारंट के बिना तलाशी करने की शक्ति, पावर टू सर्च विदाउट वारंट। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है ये, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत। बाकी के ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो कौन कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन बी जैसे कि दिया हुआ है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये किसके अंतर्गत आता है, कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, धारा 12। ठीक है, कौन सी धारा के अंतर्गत आता है ये, धारा 12 के अंतर्गत। और ऑप्शन सी, गिरफ्तारी के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट,
ये किसके अंतर्गत आता है? ये धारा 14 के अंतर्गत आती है। और ऑप्शन डी लास्ट में जो दिया हुआ है, बल के सदस्यों की बर्खास्तगी आदि, डिसमिसल ऑफ फोर्स मेंबर्स, तो ये किसके अंतर्गत आती है? कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? धारा 9, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, धारा 9 के अंतर्गत आती है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 की धाराएं 2F के अनुसार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का अर्थ है बल के किसी सदस्य की अध्यक्षता में न्यायालय जो डैश के रैंक के नीचे न हो। मतलब हमें ये बताना है कि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1987 की धारा जो है 2F, उसके अनुसार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का अर्थ क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F ऑफ द फॉलोइंग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल्स 1987, the court of inquiry means a force headed by a member of the court not below rank। मतलब एक फोर्स जो है हेड करी जाएगी मेंबर ऑफ कोर्ट, उसका रैंक किससे नीचे नहीं होना चाहिए, ये बताना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शंस देख के आंसर बताइए कि उसका रैंक किससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंस्पेक्टर, निरीक्षक, आईपीएफ, आप लोगों का जो इंचार्ज होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अपराध के रजिस्ट्रेशन के बारे में रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम का उल्लेख किया गया है? मतलब जो अपराध का रजिस्ट्रेशन होता है वो रेलवे सुरक्षा बल नियम के 1987 के किस नियम में है? ठीक है, रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम which rule of railway protection force rules 1987 has been mentioned। तो बताइए कौन से नियम में आएगा ये? क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? और ये जो है अपराध के रजिस्ट्रेशन जो होता है ये अध्याय 14 में आता है। ठीक है, जो अनुसंधान और अभियोजन है। तो बताइए, आप आंसर बताइए क्या होगा हमारा आंसर, इसमें कौन सा नियम आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियम 222। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि नियम 222 में क्या बताया गया है आपको। नियम 222 जो है वो उसमें 2 है और 3 है, 2 पार्ट हैं। ठीक है, 222 के 2 में भी 2 पार्ट है, ए और बी। तो ए में क्या बताया गया है? स्थानीयकृत अपराध रजिस्टर। ठीक है, वह अपराध जिसके स्थान का पता प्रथम दृष्टि में चल गया हो। ठीक है, और 222 का 2 का बी में ये बताया गया है अस्थानीयकृत अपराध। अस्थानीयकृत अपराध क्या होता है? वे अपराध जिसके अपराध के स्थान का पता ना हो। ये तो 222 के 2 में बताया गया है। ठीक है, इसमें 2 में। और 3 में क्या बताया गया है? जैसे घटना के स्थान का पता चलता है तो मामला जो है उस चौकी को ट्रांसफ़र किया जाता है जिस क्षेत्र में वो चौकी आती हो। ठीक है, तो आपको नियम 222 समझ में आ गया होगा। अब मैं बाकी के ऑप्शंस आपको बता देती हूँ कि बाकी के नियम में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए, नियम 232, इसमें क्या बताया गया है कि अपराध का मासिक पुनर्विलोकन। ठीक है, इसमें भी 2 पॉइंट है 232 में, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट 232 के फर्स्ट में क्या बताया गया है कि जो मासिक क्राइम समीक्षा रिपोर्ट है वो मुख्य सुरक्षा आयुक्त को हर महीने की 7 तारीख तक भेजेगा। ठीक है, और 232 के 2 में क्या बताई गई है? किसको भेजेगा? जो आपका मंडल सुरक्षा आयुक्त रहेगा वो आपके मुख्य सुरक्षा आयुक्त को भेजेगा। ठीक है, और 232 के 2 में क्या बताया गया है कि हर महीने की 15 तारीख को मुख्य सुरक्षा आयुक्त आपके महानिरीक्षक को भेजेगा, यानी कि आपके डीजी को। ठीक है, ऑप्शन बी, नियम 227, इसमें क्या बताया गया है? नियम 227 में बताया गया है कि ट्रांसफ़र मामलों का समाधान। ठीक है, और नियम 228 में इसमें क्या बताया गया है कि अपराध के उस महत्वपूर्ण मामलों में अनुसंधान या जांच जिनमें रेल संपत्ति शामिल हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 10, सैनिक सम्मेलन आरपीएफ नियम की किस धारा में बताया गया है? मतलब जो सैनिक सम्मेलन है वो आरपीएफ की किस नियम की धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द मिलिट्री कॉन्फ्रेंस आरपीएफ रूल्स वर डिस्कस्ड? तो बताइए ऑप्शंस देख के कौन सी धारा में बताया गया है, क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 109। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि व्यक्तिगत शिकायतों को दूर किया जाना किस धारा में बताया गया है। तो जब भी इसका आंसर होगा धारा 109, क्योंकि धारा 109 में यही बताया गया है कि व्यक्तिगत शिकायतों का दूर किया जाना। ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। धारा 110 ऑप्शन बी, इसमें क्या दिया हुआ है? गलतियों के खिलाफ आवेदन। ठीक है, ऑप्शन सी धारा 113, इसमें क्या बताया गया है कि बाहरी असर से शिकायतों को दूर किया जाना वर्जित है। ठीक है, ऑप्शन डी धारा 111, इसमें क्या बताया गया है कि सामूहिक शिकायतों का दूर किया जाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डीडीएम किससे संबंधित कर जारी किया जाता है? मतलब डीडीएम जो है वो किससे संबंधित कर जारी किया जाता है? टू whom इज द डीडीएम इशूड? बताइए ऑप्शंस देख के आंसर क्या होगा इसमें हमारा आंसर, बताइए जल्दी। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लोडिंग स्टेशन। ठीक है, डीडीएम जो है लोडिंग स्टेशन से संबंधित कर जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बुकशुदा संपत्ति की चोरी कितने प्रकार की होती है? मतलब बुकशुदा संपत्ति होती है, जो बुक्ड प्रॉपर्टी होती है, उसकी चोरी कितने प्रकार की होती है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ थेफ्ट ऑफ बुक प्रॉपर्टी? तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार की। ठीक है, जो बुकशुदा संपत्ति होती है वो आपकी 5 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 13, रेल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी कुल कितने धाराओं में अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? इन हाउ मेनी क्लॉजेज अनऑथोराइज्ड ऑफिसर अंडर द रेलवे एक्ट कैन अरेस्ट अ क्रिमिनल विदाउट वारंट? तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 29। ठीक है, रेल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत जो अधिकारी होता है वो कुल कितने धाराओं में अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? 29। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, संचार किस मार्ग पर चलना चाहिए? विच पाथ शुड द कम्युनिकेशन टेक? मतलब कम्युनिकेशन संचार है होता है वो किस मार्ग पर चलना चाहिए ये बताना है हमें। तो चलिए ऑप्शंस देके आंसर बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विमार्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1956 प्रथम बार कब लागू हुआ था? व्हेन डिड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम जो है वो पहली बार 1956 में कब लागू हुआ था ये बताना है हमें। तो बताइए ऑप्शंस देख के आंसर क्या होगा हमारा आंसर इसमें। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 1959। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1956 प्रथम बार कब लागू हुआ था? 1959 में, ऑप्शन ए जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेलवे सुरक्षा बल को राष्ट्रपति महोदय द्वारा कलर कब प्रदान किया गया है? मतलब रेलवे सुरक्षा बल को राष्ट्रपति के द्वारा कलर कब प्रदान किया गया है? व्हेन वाज द कलर गिवन बाय द प्रेसिडेंट टू द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो बताइए ऑप्शन देख के आंसर, कलर कब प्रदान किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मई 2006 को। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल को राष्ट्रपति महोदय द्वारा कलर कब प्रदान किया गया है? 22 मई 2006। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महानिरीक्षक क्या साज सज्जा धारण करता है? मतलब महानिरीक्षक जो है वो क्या साज सज्जा धारण करता है? जो
आईजी होते हैं वो, ठीक है। व्हाट डज द जनरल इंस्पेक्टर वियर? बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कंधे पर एक क्रॉस एवं एक सितारा। मतलब जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके कंधे पे एक क्रॉस होता है और एक सितारा होता है, हम सब लोगों ने देखा होगा। जैसा कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि कंधे पर एक अशोक स्तंभ एवं एक सितारा, ये किसके पास होता है? कमांडेंट के पास, ठीक है। और ऑप्शन सी, कंधे पर एक नीली रिबन एवं एक सितारा, ये किसके पास होता है? एएसआई के पास, ठीक है। और ऑप्शन डी, बाजू में 3 फित्ती, ये किसके पास होती है? एसी के पास, ठीक है। चलिए ओह सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। बाजू में जो 3 फित्ती है वो एसी नहीं, हवलदार लगाता है, ठीक है, जो दाई तरफ लगाई जाती है, ठीक है। बाजू में 3 फित्ती कौन लगाता है? हवलदार, जो दाई तरफ लगाई जाती है। और कंधे पर 3 स्टार जो होते हैं वो आईपीएफ लगाता है बिना रिबन के साथ। ओ सॉरी, रिबन के साथ, ठीक है। कंधे पर जो 3 स्टार आईपीएफ जो लगाता है वो रिबन के साथ लगाता है, और बिना रिबन के 3 स्टार जो लगाएगा वो एसी लगाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महानिदेशक द्वारा निर्देश 33 में क्या बताए गए हैं? मतलब महानिदेशक द्वारा जो निर्देश हैं वो 33 में क्या बताया, ये बताना है हमें। व्हाट इज़ इट स्टेटेड इन डायरेक्टिव 33 बाय द डायरेक्टर जनरल? तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा आंसर, क्या बताया है निर्देश 33 में। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, गाइडलाइंस ऑन ट्रेन एस्कॉर्टिंग, ठीक है। 33 में बताया है गाइडलाइंस ऑन ट्रेन एस्कॉर्टिंग। और बाकी के ऑप्शंस में क्या बताया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन बी, रोल ऑफ आरपीएफ इन टिकट चेकिंग, ये किसमें बताया गया है? 38 में, ठीक है, निर्देश 38 में। ऑप्शन सी, एक्शन अगेंस्ट अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, ये किसमें बताया गया है? निर्देश 37 में। और ऑप्शन डी, इंस्ट्रक्शन फॉर शेव, ये किसमें बताया गया है? निर्देश 4 में, जो दाढ़ी बनाने का होता है निर्देश, तो वो किसमें बताया गया है? 4 यानी कि 4 में। दाढ़ी रखने के विरोध में जो है ये ऑप्शन डी में बताया, जो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन फॉर शेव, वो दाढ़ी रखने के लिए अनुरोध होता है, ठीक है, ये 4 में बताया गया है। और ये जो महानिर्देशक द्वारा निर्देश जो बताए गए हैं वो नियम 28 से बताए गए हैं, महानिदेशक की शक्तियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एमसीआर एप्लीकेशन में कितने प्रकार की रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं? मतलब एमसीआर जो एप्लीकेशन होता है उसमें कितने प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर जनरेटेड इन एमसीआर एप्लीकेशन? तो बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा आंसर, कितने प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है एमसीआर एप्लीकेशन में? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार की, ठीक है। एमसीआर एप्लीकेशन में कितने प्रकार की रिपोर्ट तैयार करी जाती है? 2 प्रकार की, 2 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एमसी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसी? एमसी का पूरा नाम हमें बताना है, तो बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें आंसर? क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। यस, तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मिसलेनियस क्राइम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसी? मिसलेनियस क्राइम। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और इनसे आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी, अगर मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।